पाठक को नकार कर कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है। देखिए, किताबें भी सब्जियों की तरह होती हैं, पेरिशेबल गुड्स। वो अगर नहीं पढ़ी जाती कुछ दिन, बसा जाती रखे रखे। हिंदी का राइटर अधिकांश वो द्विज हैं और हिंदी का पाठक अधिकांश दलित बहुजन है, माइनॉरिटीज है। तो पाठक जो है वो पावरलेस तो है नहीं टू बिगिन विद। तो ये है कि उनको अवेलेबल क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको इतना कुछ है, आप पैसा इसी पे खर्च करेंगे। कि लेखक को क्या लिखना चाहिए, लेखक को क्या लिखना चाहिए, ये अधिकार लेखक के पास होना चाहिए। वो पाठक स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। नमस्कार, राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से मैं सत्यानंद निरुपम। राजकमल प्रकाशन समूह ने सभा श्रृंखला की बैठकें इसलिए शुरू की थीं कि हम किताबों पर केंद्रित या लेखकों पर केंद्रित विषयों पर तो तमाम बातचीत करते रहते हैं और हिंदी में आए दिन प्रचारात्मक कार्यक्रम ही प्रायः हो रहे हैं, और चाहे किसी भी क्षेत्र में। तो क्या हम लोग कुछ गंभीर सवालों को सार्वजनिक रूप से बैठकर आपस में डिस्कस कर सकते हैं? क्या उनके बारे में हम कहीं पहुंचने की हड़बड़ी में होने के बजाय बातचीत किसी दिशा में या अनेक दिशाओं में खोल सकते हैं, जिससे जो भी उसे सुने, जो भी उस बातचीत में शामिल हो, वह उस विषय को अपने अपने सर्किल में लेके जाए और वहाँ भी उस बातचीत को आगे बढ़ाए और उस तरफ सोचना शुरू हो। समाज कुछ ज़रूरी, अहम, सार्थक मसलों पर भी सोचे। जैसे यही आज चौथी सभा में हम विषय लेकर आए हैं, पाठक के अधिकार। शायद हम कुछ ज़्यादा ही अमूर्त विषयों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा पिछली बार से लग रहा है उपस्थिति को देखते हुए। लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता कि हम 200 की संख्या में उपस्थित हैं या 100 की संख्या में। मायने ये रखता है कि हम बात क्या कर रहे हैं। देखिए, यह एक बढ़िया सुझाव है, हम लोग इसका ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है तो इस पर हम लोग आगे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग वीकेंड की तरफ लेके जाएं, और उनका भी वही है। ठीक है, यह अच्छी बात है कि कुछ सभा के नियमित श्रोता हैं और उनमें से कई लोग पूछते हैं कि अगली सभा कब है, तिथि हम लोग घोषित करें उसके पहले, या अगला विषय क्या है। तो सभा लोगों को पसंद आ रही है और उस पर जो बातचीत हो रही है वह बातचीत लोगों को अच्छी लग रही है। और अभी उनके वीडियो हालांकि जारी नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों की तरफ से उन पर जिज्ञासा बहुत आ रही है। तो पाठक के अधिकार, यह विषय तो खोलेंगे हमारे मृत्युंजय जी, जो इस सत्र को संभालने वाले हैं, जो बातचीत करेंगे। मृत्युंजय जी वैसे तो कवि के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन मूलतः वे आलोचक बुद्धि के व्यक्ति हैं और हर चीज़ में एक सवाल खड़ा कर देना इनका बुनियादी स्वभाव है। हिंदी में पहली बार कैनन निर्माण की प्रक्रिया पर इन्होंने काम किया कि हिंदी आलोचना ने कैसे कैननाइजेशन किया लेखकों का, जो राजकमल से हिंदी में छपा और तुलिका ने उसको अंग्रेजी में छपा। और ये मिडिवल लिटरेचर को नए ढंग से पढ़ रहे हैं और अपने ढंग से उसको परखने की जिद में लगे हुए हैं। तो हमें लगा कि ये 3-4 घंटे की बातचीत में जो मुझे लगा कि पाठक के जो अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो मिडिवल पीरियड के अध्येता को आधुनिक काल के इस दौर में हम क्यों मॉडरेटर बनाएं? हम इसलिए बनाएं क्योंकि उतना लोकतांत्रिक शायद अभी हिंदी लिटरेचर है भी नहीं जितना उस समय था। जितने तरह के पाठकों का ध्यान उस समय रचनाकारों ने रखा, या मौखिक प्रक्रिया में जिस तरह से जहाँ से चल के रचना जहाँ तक पहुँची, मंदिरों से वैश्यालयों तक, तो बहुत सारे लेयर्स हैं जो छुपे हुए हैं अतीत में। हम उनके किसी एक पहलू को जानते हैं और उसको हाथी समझ के कूदते हैं। तो मृत्युंजय जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और वे इस विषय को खोलें, और सभी वक्ताओं को, आप सभी वक्ताओं ने हमें समय दिया और आप आने के लिए राजी हुए। इसके लिए राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से मैं आप सबका आभारी हूं। धन्यवाद। शुक्रिया निरुपम जी, हैबिटेट और राजकमल।
ये जैसा निरुपम जी ने बताया है, ये चौथा जलसा है बातचीत का। हम जैसे पहले भी जो लोग आए हैं, आप लोग शामिल रहे हैं इस कार्यक्रम में, आप लोगों को अंदाज़ा है ही कि मोटा मोटी हम इस तरह से इस की योजना रहती है इस कार्यक्रम की कि शुरुआत में हमारे साथी पैनलिस्ट और हम लोग आपस में कुछ बात करें सवाल जवाब के जरिए लगभग 50 मिनट, और फिर अगले 50 मिनट 40 मिनट आप हस्तक्षेप करें, बातचीत में सवाल पूछें। आज इसलिए भी ये ज़रूरी होगा कि ये पाठक के अधिकार की बात है और पाठक हैं हमारे साथ सारे लोग, तो पाठक और लेखक या प्रकाशन संस्थाओं के अलग अलग पहलू हैं इस बहस के। ये बहस है बहुत, मेरी समझ जितनी है, ये बहस बहुत ही बहुत सारे रास्ते इसमें से फूटते हैं। एक रास्ता जाता है प्रोडक्शन की तरफ, किताबें कैसे आती हैं, सामग्री कैसे बनती है। एक रास्ता आता है पाठक की तरफ से, वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, वो क्या सोचता है अपने लेखक को लेके, लेखक की रचना प्रक्रिया में उसका कितना हिस्सा हो सकता है या होना चाहिए या क्या मानता है। फिर एक हिस्सा है स्टेट कैसे देखता है इस सब को। स्टेट अच्छी किताब मुहैया कराने का जो स्टेट का आइडिया है, क्या वो ख़त्म हो गया, अभी जिंदा है, या स्टेट ने उससे जैसे हर चीज़ से हाथ पैर खींच लिया, इससे भी खींच लिया, बाहर चला गया और सीधे प्रकाशक और पाठक। सवाल ये भी है कि क्या पाठक की कैटेगरी, पाठक की कोटि कंज्यूमर की कोटि से अलग है या नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं दिलचस्प, और हमारे पास बहुत सुंदर पैनल है। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र कुमार, जीतू जी हम लोग प्यार से कहते हैं उनको। जीतू जी ने, हम सब जानते हैं उनको शानदार अनुवादक के रूप में, एक तरह से पुल, अरुंधति राय के कामों का उन्होंने अनुवाद किया है और बहुत सारा काम किया है उन्होंने। पत्रकारिता में दीक्षित हैं मूलतः, और फिल वक्त कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे, कर्पूरी ठाकुर पर काम कर रहे हैं, उनकी जीवनी पे काम कर रहे हैं। सो मैं चाहूँगा कि जितेंद्र जी कृपया मंच पर आएँ। हमारे साथ रवि सिंह हैं। रवि जी प्रकाशन हिंदी में अंग्रेज़ी प्रकाशन दुनिया को इतनी बेहतर तरीके से समझना और अलग अलग चीज़ों को जोड़ना, प्रकाशन दुनिया में एक नवाचार जिसको हम लोग कहते हैं, इनोवेशन कैसे किए जा सकते हैं, उसको उन्होंने लगातार अपने कामों से करके दिखाया है। पहले रवि जी पेंगुइन में थे, एलएफ में थे, और फिलहाल वे स्पीकिंग टाइगर के सह संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। रवि जी प्लीज़ आइए। हमारे तीसरे पैनलिस्ट साथी हैं हमारे बहुत सीनियर, जिनका काम हम लोग देखते रहे हैं और मुस्कुराते रहे हैं, देख देख के खुश होते रहे हैं, राजेंद्र धुड़पकर जी। राजेंद्र जी हिंदुस्तान अखबार को जो उसकी साहित्यिक ऊंचाइयां थीं वहाँ तक ले जाने के लिहाज से उनका काम हमेशा याद किया जाएगा। कार्टूनिस्ट के रूप में मुझे लगता है हम सब ने देखे होंगे उनके कार्टून, खास करके अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे साहित्य दुनिया को, हिंदी का पब्लिक स्फीयर जो है उसको कैसे कार्टूनिस्ट देखता है। पहल की कार्टून सीरीज़ हम सबको याद होगी शायद। सो लगातार लंबे समय तक वो अखबार की दुनिया से, पत्रकारिता की दुनिया से जुड़े रहे हैं। मराठी और मलयालम से अनुवाद के साथ उन्होंने लघु फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए भी लेखन निर्देशन किया है। मैं राजेंद्र जी से चाहता हूं कि वो कृपया मंच पर आए। मुझे नहीं लगता कि ममता जी का कोई परिचय देना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए। प्लीज़ आइए। ममता जी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में सिद्धहस्त, शानदार कविताएं और कहानियाँ और बहुत सारा कुछ किया है। आप सब वाकिफ़ हैं उनके काम से। तो एक जो सवाल मेरे दिमाग में है, जहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि लेखक से उसका पाठक क्या चाहता है। ममता जी ने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें उन्होंने कहा कि चलिए किसी ने तो सुध ली पाठकों की। सो पाठकों की ये जो सुध लेने की बात है, तो पाठक चाहता क्या है लेखक से, और इस चाहने को लेखक कैसे देखता है।
मुक्तिबोध कहते थे उसको। मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई लेखक अपनी कहानी में अपने चरित्र से दुश्मनी करने लगे और वो अपने चरित्र को विकसित ही न होने दे, उसको रोक दे, तो क्या ये पाठक की उम्मीद नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी कि मेरा लेखक ऐसा न करे? या इस पहलू से, लेखक और पाठक के संबंध के पहलू से मैं चाहता था इस बातचीत को शुरू किया जाए। पहली बार पाठकों की सुध प्रकाशन जगत ले रहा है एक प्रत्यक्ष तरीके से। हमेशा लेखकों के और प्रकाशकों के संबंधों पर या लेखक के दायित्व पर या आलोचक के महत्व पर बातें हुई हैं, और जब हम कहते हैं पाठकों के अधिकार की बातें, और आपने जो अभी प्रश्न पूछा मृत्युंजय ने कि भाई पाठक आखिर क्या चाहता है और लेखक क्या उसको निर्धारित कर सकता है, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम पाठक के अधिकार की बात करते हैं तो लेखक के कर्तव्य उसमें आ जाते हैं, क्योंकि पाठक का अधिकार सबसे बड़ा तो यही है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपको नकार सकता है, वो आपकी किताब पट से बंद कर सकता है, लॉग आउट हो सकता है, वो आपकी किताब नहीं पढ़ेगा, उस पर धूल चढ़ने देगा। इससे बड़ा नकार एक लेखक के लिए क्या होता है? ये तो प्रेम के नकार से भी ज़्यादा खराब है कि आपकी किताब को कोई नकार दे। इसीलिए हालत यह है कि लोग इतने बड़े बड़े उपन्यास, बड़े बुजुर्ग लेखक जो लिखते हैं, वो आधी आधी रात में फ़ोन करते हैं जी आपने किताब पढ़ ली, और वो एक नवोदित लेखक की जिज्ञासा और उत्कंठा उनके अंदर होती है कि हमें कोई पढ़ ले, हमें कम से कम कोई नकारे नहीं, हमारी किताब पढ़ी ना रह जाए। देखिए किताबें भी सब्जियों की तरह होती हैं, पेरिशेबल गुड्स। वो अगर नहीं पढ़ी जाती कुछ दिन बसा जाती रखे रखे, उन किताबों से गंध आने लगती है, और वो स्मेल ऑफ लर्निंग नहीं होती है, वो स्मेल ऑफ द कमिंग टर्माइट्स होती है। तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, और एक लेखक को वाकई में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो लिख रहा है वो उतना विश्वसनीय कम से कम हो, या वो ऐसा विश्वास निर्मित कर सके कि जो पाठक उसको पचा ले। इधर मुझे इस बात से सबसे पहले याद आती है जासूसी किस्म की जो कहानियाँ होती हैं। जासूसी किताबों में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, और वो बीच में से शुरू होती है कि सुसज्जित कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की बिस्तर के ऊपर मरी पड़ी मिली, बहरा आया, जब कॉफ़ी लेकर पता चला मर गई वो। यहाँ से कहानी शुरू होती तो पाठक तो पहले ही आपके ग्रिप में, पकड़ में आ गया। हम साधारण लेखकों के पास, जो नॉन जासूसी लेखक हैं, हमारे पास ये सुविधा नहीं है। हम इस तरह से किसी को चकित नहीं कर सकते, भ्रमित नहीं कर सकते, हम किसी को शॉक नहीं कर सकते। हमारे पास ये धक्के वाले झटके नहीं हैं। हमारे पास जो कहानी है उसमें विश्वसनीयता डालनी और उसको ऐसा बनाना कि वो पढ़ा ले जाए अपने को। कहीं तो एक बिल्कुल सादी सी कहानी है जो हम पढ़ लेते हैं, और देखिए पाठक की अदालत कितनी गजब की होती है कि पाठक जो है आज आलोचक से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से आलोचक को तो हमने एक तरफ दरकिनार कर दिया, और आलोचक को उलाट कर आप लेखक बन सकते हैं। रेणु को वर्षों किसी ने नहीं पूछा, फणीश्वरनाथ रेणु को, लेकिन पाठकों ने उसको हजम किया, पाठकों ने उसको पढ़ा और रेणु रेणु कहलाए। लेकिन ये आलोचक ने कह दिया राग दरबारी महाऊब का महाउपन्यास है, उससे श्रीलाल शुक्ल को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। राग दरबारी सारी भाषाओं में विश्व की ट्रांसलेट हुआ, और राग दरबारी आज तक पढ़ा जाता है, उसके संस्करण बनते हैं। तो आप ये देखिए कि इसका मतलब कि पाठकों ने उसको, उस रचना को उत्तीर्ण कर दिया, और आलोचकों ने बाद में धीमे धीमे कहना शुरू किया हाँ ये परसाई की परंपरा में एक व्यंग का उपन्यास है, और उसमें खूबियाँ वो ढूंढनी शुरू की जो पहले खामियाँ मानी जा रही थी, कि व्यंग कैसे किसी रचना का प्रधान स्वर हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, और तुम जो कह रहे हो वो बात वाकई में इसमें आती है, ये कि पाठक को नकार कर कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है, और उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ेगा लेखक को, और खोलते भी हैं कुछ लेखक। निर्मल वर्मा बहुत थोड़े से पात्रों के साथ थोड़ी सी छोटी सी कथा भूमि, जैसा मेवा खाते ना, थोड़ा सा 3-4 काजू किसी के आगे कर दिए, वो 3-4 पात्र बस उनके पास होते हैं, और उन्हीं से वो अपनी कथा कह जाते हैं, लेकिन उनके अंदर
वो जो भावनाओं की शिद्दत है, दृश्यात्मकता है और अकेलेपन को बयान करने की जो उनकी गहराई है, वो हमें बांध लेती है। उनके जाने के बाद भी उनकी किताबों पर धूल नहीं बैठती। जब हम अकेले होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, तब हम क्या पढ़ते हैं? हम निर्मल वर्मा पढ़ते हैं। शुक्रिया, मैंने कोई मास्टरी नहीं की थी ना। एक बहुत दिलचस्प सवाल इसमें से उभरा है, मैं जीतू जी की तरफ आऊँगा। ये जो पाठक जिसको हम कहते हैं वो कोई एक कैटेगरी नहीं है, वो बहुत वेरिड किस्म के लोगों की कैटेगरी है। ख़ास करके जिसको ममता जी जिस तरफ इशारा कर रही थी, सोशल मीडिया के आने के बाद एक ख़ास तरह का लोकतांत्रिकरण हुआ है। पाठकों की बहुत तरह के पाठक अब सामने आ गए हैं। एक ज़माने में पाठक के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने का कोई साधन नहीं होता था। संपादक के नाम चिट्ठी या अखबार में ख़त, इसके अलावा और कुछ होता नहीं था। अभी ये सूचना क्रांति की दुनिया में अब ये हो गया है कि सबके पास अपनी आवाज़ है कम से कम। तो जीतू जी से तो इन दो चीज़ों पर मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर बात कर सकें। एक तो ये कि ये जो लोकतांत्रिकरण हुआ है, ये जो तरह तरह के अलग अलग तबके आए हैं साहित्य की दुनिया में पाठक के रूप में, उनका रोल क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं इस पूरे हिंदी पब्लिक स्फीयर, हिंदी लोकवृत्त को। और दूसरे, क्या कहीं फिर इससे मानकों पे संकट जैसा या आलोचना पे संकट जैसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले तो राजकमल प्रकाशन का आभार। और ये यहाँ मैं साजिशन बैठा दिया गया हूँ, और ये साजिश जो है निरुपम ने रची है, क्योंकि सामान्यतया मैं उस तरफ बैठना पसंद करता हूँ और मेरी जगह वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो एक हमारी बहुत ही पसंदीदा किताब है जिसमें वो कहते हैं कि जिस तरह से बुद्धिवानी सोशल वैल्यू है, उसी तरह से मुक्ता भी सोशल वैल्यू है। तो मुझे दूसरे कैटेगरी में डाल के रखिए, और इसलिए जब मैं बात करूँगा तो उसको इसी तरह से लीजिए। तो आपने जो बात मृत्युंजय कही कि मतलब सबसे पहले हमको थोड़ा सा मैं विषयांतर होऊंगा मतलब अपनी बात कहने के लिए। ये आज के दिन हिंदी का पाठक कौन है, हिंदी पढ़ते कौन है, और अगर इसका, और इसी तरह से दूसरा सवाल ये है कि आज के दिन हिंदी लिखते कौन है। और अगर इस दोनों सवाल को ठीक से आप एड्रेस कर लें तो शायद बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। हिंदी का राइटर अधिकांश वो द्विज हैं, और हिंदी का पाठक अधिकांश दलित बहुजन है, माइनॉरिटीज़ है। और इसलिए आप देखेंगे कि पूरी जो साहित्यिक रचनाएं जो हैं इतनी नहीं आज के दिन बिक रही हैं, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर्स हैं, भले गांव के हों, जो मतलब अपर कास्ट भी हों, गांव में जहाँ एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है बिहार हिंदी प्रदेश में, तो वहाँ आप देखेंगे कि स्थिति ये है कि उनको ज्ञान की चीज़ें अब सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, और वो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, बच्चे बच्चियाँ। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ज्ञान की चीज़ों का। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए समाजशास्त्र कहाँ है, विज्ञान कहाँ है, हिस्ट्री कहाँ है, भूगोल कहाँ है। तो आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, मतलब खास करके अगर नोवेल है और कविता है तो उतनी नहीं बिक रही हैं जितनी कि सोशल साइंस की लिखी हुई कोई भी किताब बिकती है। और ये भूख जो है वो दलित बच्चों में है, लड़के लड़कियों में है, बहुजन लड़के लड़कियों में है, माइनॉरिटीज़ में है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है। और अब अगर इसको आप देखें कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मूलतः किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जो क्लर्क भी हुए वो अपने बच्चे को उन्होंने सरकारी स्कूल से हटा के प्राइवेट स्कूल में, कन्वेंट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में एक डाल दिया। एक बार मैं पटना में था और मैं देख रहा था तो उस पर था कि सेंट एसटी पब्लिक स्कूल, तो मुझे लगा सेंट पब्लिक स्कूल होगा। बाद में पूछा यार ये सेंट पब्लिक स्कूल नाम क्यों नहीं और कुछ भी, तो बोला नहीं सिन्हा तिवारी पब्लिक स्कूल है वो, तो एसटी पब्लिक स्कूल। तो जब इस तरह से बच्चों को एसटी पब्लिक स्कूल में डाला जा रहा है तो क्वालिटी क्या होगी वो आप समझिए। और लिटरेचर मतलब हिंदी जो किताबें लिखी जा रही हैं अधिकांश वो सवर्ण हैं, रचना कर्म करने वाले अधिकांश सवर्ण हैं, और पाठक अधिकांश दलित बहुजन हैं। अब गैप इतना है, आप मतलब 90 के पूरे आंदोलन को देख लीजिए, जब मंदिर और मंडल शुरू हुआ, ये जो
आज़ादी के बाद 4-5 बड़ी घटनाएं हैं, उसमें से बाबरी मस्जिद तोड़ा जाना है। उसी तरह से उसी समय एक दूसरी घटना साथ साथ चल रही थी देश का में आर्थिक उदारीकरण, और आप पाएंगे कि आर्थिक उदारीकरण पर हर एक हिंदी का लेखक कूड़ा कचरा लिखने लगा। इतनी किताबें आर्थिक उदारीकरण पर, भले समझ में ना आ रहा हो, लेकिन बाजारीकरण, बाजार, ये सब ढेर सारी किताबें आ गई। लेकिन कम्युनलिज्म जो बढ़ा समाज में, जो सबसे बड़ा हमला था, उस पर एक उस समय जो एक कहानी आई थी, और अंत में प्रार्थना, उदय प्रकाश की। हालांकि उदय प्रकाश जिस जगह पर अभी खड़े हो गए हैं, उनको अपनी सारी रचनाओं को खारिज कर देना पड़ेगा, वो अलग कहानी है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन और अब जो नई घटनाएं हुई, तो उसमें कौन सी कहानी है, दो मतलब कौन सी, एक मेरी मतलब एक लिमिट जानकारी में मैं यह बात कह रहा हूँ। एक अनिल यादव की गौरक्षक, और 2 उपन्यास चंदन पांडे की, कृतिगान, और एक और जो वैधानिक, जो पूरी तरह से कम्युनलिज्म से फाइट कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि इस देश, मतलब जो हिंदी भाषी प्रदेश है, राज्य है 5-6, वहाँ के सारे लेखकों, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने एक बार भी सांप्रदायिकता को नहीं उठाया? कुछ तो कारण होगा। और जब आप सांप्रदायिकता पर बात नहीं करेंगे तो आपको पाठक नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पाठक जो है उसके बारे में जानना चाहता है कि आपने क्या कहा है। अब ये नहीं, मतलब हम नहीं कह सकते कि नहीं सांप्रदायिकता तो अब क्या हमारी सोच में नहीं आई। सोच में इसीलिए नहीं आई कि आपने सोचना नहीं चाहा। हालांकि मतलब मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता पर ठीक ठीक उपन्यास हैं, उनकी सूची बनाई जा सकती है। मसलन जैसे कालिया जी का एक उपन्यास है, हाँ, खुदा सही सलामत है, या गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है, हमारा शहर उस बरस, वो शानदार उपन्यास है। तो है सूची, लेकिन फिर भी इस चिंता से मुझे लगता है हम लोगों को रूबरू होना ही चाहिए कि जो जितना जलता हुआ सवाल है, उतना उसका उसको जगह नहीं मिली है। आते हैं हम फिर लौट कर इस सवाल पर, मूलतः प्रतिनिधित्व का सवाल जितेंद्र जी उठा रहे थे। हम आते हैं इस सवाल की ओर। एक और चक्कर है, जैसे देखिए ये एक राइट्स ऑफ द रीडर किताब थी डेनियल पेनेक की, तो उसमें वो बड़ा सिंपल तरीके से 10 अधिकार गिनाते हैं। पन्ना पलटने का अधिकार, छोड़ देने का अधिकार, किताब रख देने का अधिकार, किताब को फिर से पढ़ने का अधिकार। ये तो एक बात हुई कि ठीक है, जब हम किताब खरीद लेते हैं या किताब से हमारा साबका होता है, तो हम एज ए रीडर उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन रीडर का उसके साथ ही लगा हुआ 2-3 और उसकी चाह होती है। एक तो खूब सारी किताब मिले, माने किताब चुनने का विकल्प मिले। तो हम रवि जी की तरफ आएंगे कि किताब चुनने का विकल्प मिले, अगर पाठक ये सोचता है और ये फैला हो बहुत सारा, मतलब इसमें भी एक तरह का लोकतंत्र हो, जिससे वो जिस रंग की किताब चाहे पढ़ सके। मान लीजिए किसी को जासूसी उपन्यास पढ़ना है, किसी को जेंडर संबंधी बहस पढ़नी है, किसी को कुछ और पढ़ना है, तो प्रकाशन जगत इस चैलेंज को कैसे लेता है? पाठक के इस चाह को प्रकाशन जगत कैसे एड्रेस करता है, और क्या लगता है कि ये एड्रेस हो पा रहा है? साथ ही एक इसमें पुछल्ला और जोड़ दूं कि एक ज़माने में स्टेट ने ये काम किया था, उसने बड़ी मदद की, राज्य ने बहुत मदद की, प्रकाशकों की, पूरे व्यवसाय की, लाइब्रेरी सिस्टम था, वो सब ढह गया। तो स्टेट की भूमिका और दूसरे इस पाठकों की इस चाहत को कैसे एड्रेस करते हैं प्रकाशक लोग? जी, पहले तो ये है कि मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी जो पब्लिशिंग वर्ल्ड है, प्रकाशन की दुनिया, उससे मतलब मैं ज़्यादा उसके बारे में जानता हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादा किताबें मिलें, तो एक संख्या ज़्यादा होना एक बात है, और किस तरह की किताबें हैं, हर एक जॉनर में भी किस तरह से डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी, वो ज़रूरी है। तो प्रकाशक इसको किस तरह से देखते हैं? अब वो प्रकाशक भी कोई सब एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो अब जैसे एक पता नहीं आप में से कितनों को पता होगा, आज कुछ 2-4 घंटे पहले ही मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया कि एक हे हाउस करके पब्लिशिंग हाउस है, उसको पेंगुइन रैंडम हाउस ने अक्वायर कर लिया है। तो अब पेंगुइन, जब हम थे तब
पेंगुइन इंडिया हुआ करता था, फिर उसके बाद अभी कुछ ही साल पहले वो पेंगुइन रैंडम हाउस हो गया, दो जायंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए, तो एक बहुत बड़ा एक समूह ही नहीं, एक सिंगुलर कंपनी बन गई। अब हे हाउस भी उसमें जुड़ गया है। तो अब जब इस तरह का कंसोलिडेशन होना शुरू होता है तो जो प्रकाशक हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हे हाउस की पब्लिशिंग पेंगुइन रैंडम हाउस से बहुत अलग थी, लेकिन कुछ तो फ़र्क होता होगा दोनों में। लेकिन अब वो क्या है कि हालांकि वो टेक्निकली वो कहेंगे कि हम अपना इम्प्रिंट वैसे ही चलाएंगे जैसे पहले चलाते थे, उसी तरह की किताबें छापेंगे, लेकिन वो होता नहीं। तो डाइवर्सिटी तो वहीं एक तरह से ख़त्म हो गई। तो प्रकाशक इसके बारे में कितने अवेयर है और क्या करना चाहते हैं, वो तो मेरे हिसाब से अब मैं खुद भी प्रकाशक हूँ, मुझे बोले चिंता नहीं है उनको इस बात की। तो क्या है कि अब प्रॉफिट वगैरह इम्पॉर्टेंट है वो कि सब जगह। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब कई बार हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने ये क्यों पब्लिशिंग हाउस शुरू किया वगैरह, तो आप क्या है कि आदर्शवादी हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कि आदर्श छोड़िए उसको, लेकिन ये है कि कुछ अलग करना चाहते हैं, वो ज़रूर है। तो कहते हैं फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे। अब सर्वाइव करना ठीक है, अब हम जैसे कितने 8 साल बाद वी ब्रोकन इवन, तो थोड़ा सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन ये होता है कि आपको प्रॉफिट चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन कितना चाहिए। तो अब उससे आप अपने को आज़ाद कर लें, फिर आप सोचेंगे कि किस तरह की डाइवर्सिटी, किस तरह की वैरायटी आप पब्लिशिंग में लाएंगे। तो एक तो वो हो गया कि पब्लिशर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और कंसोलिडेशन हो गया, तो उनकी संख्या कम हुई है। दूसरी ये हो गया है कि जितने बड़े आप होंगे उतना ही आप पर प्रेशर होगा कि आप उतना ही मुनाफा कमाएं। तो जिस तरह की किताबें आप छाप पाएंगे, ऑब्वियसली उस पर भी प्रेशर आता है, और वो भी थोड़ा मतलब नैरो हो जाता है आपका स्पेस। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता था कि हम पाठक को एक बहुत जैसे बड़े मतलब आइडियल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि वो हैं, उनके हक हैं। हक तो उनका मतलब अब हम ओरल ट्रेडिशन की बात तो कर नहीं रहे हैं ना। यहाँ किताब जो छप रही है आप खरीदेंगे, तो अधिकार तो आपका वहीं हो गया, ना खरीदें जो आपको नहीं चाहिए। तो पाठक जो है वो पावरलेस तो है नहीं टू बिगिन विद। तो ये है कि उनको अवेलेबल क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको इतना कुछ है, आप पैसा इसी पे खर्च करेंगे। तो उनका अधिकार जो है वो कम वहाँ होता है पहले। दूसरा वहाँ ख़त्म होता है, थोड़ा ख़त्म तो नहीं, कम होता है जो मार्केटिंग के एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। अब सोशल मीडिया इतना हो गया वगैरह, उससे क्या होता है, जैसे अमेज़ॉन पे होता है, कहते हैं अमेज़ॉन में सब कुछ अवेलेबल है। अब ये है कि कोई भी किताब आउट ऑफ प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे POD करके आप अमेज़ॉन पे आपको दुकान में नहीं मिलेगी, अमेज़ॉन में मिल जाएगी। तो वो एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, आप सोचेंगे, लेकिन वो नहीं होता है। आप जानते हैं, आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको अगर पता है कि मुझे यही किताब चाहिए तब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वैसे नहीं, तो आपको वही मिलेगी जो बेस्ट सेलर है, वही दिखेगा। तो आपके राइट्स जो है अंडरमाइन वहाँ भी होते हैं, क्योंकि अब मतलब ठीक है, अब कितनों को पता है कि मुझे यही किताब चाहिए। पहले हम जाते थे लाइब्रेरीज़ में जाते थे, अब ये भी मैं दिस विल नॉट मेक मी पॉपुलर कि ये कि अब यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग शायद ना भी हों, लेकिन मुझे लगता होंगे कि इंडिजिनस हमारी क्या ट्रेडिशंस हैं, हमारी क्या किताबें हैं, वो दबाई जाती हैं वगैरह वगैरह। उससे थोड़ा हट के जो अब मुझ जैसे कई लोग थे, हमें कुछ ऐसी किताबें मिली जो कि हमें नहीं मिलती, किसी ने बताया नहीं होता, घर पे नहीं उनसे पता चलता है, या जो स्टूडेंट्स जब हम थे तो स्कूल वगैरह में नहीं पता चलता। वो ब्रिटिश काउंसिल में जाके खुला होता था, आपके पास वक्त था 1-2 घंटे, 1-2 नहीं तो 1 घंटा आप घूम घूम के आपको कुछ मिल जाता था बहुत। और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग रीडिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए तो कम से कम यही रहा है कि कुछ जो जिसके बारे में मैंने सुना नहीं था और ना ही सुनता, वहाँ जाता वो मिला, उसको पढ़ा। तो वो अमेज़ॉन वगैरह से वो ख़त्म हो गया। तो एक अधिकार वहाँ और भी बहुत हैं। अब जैसे दूसरा अधिकार ये भी है कि अब जैसे अवार्ड्स हैं तो क्या फैशनेबल है, क्या पॉलिटिकली करेक्ट है, उस हिसाब से अब उसमें जामा तो ये पहना दिया जाएगा कि हम अनहर्ड वॉइसेस को ला रहे हैं। कौन ला रहे हैं अनहर्ड? ड्राइंग रूम वाले लोग ही ला रहे हैं ना उनको। वो चूज़ कर रहे हैं कि किस तरह का अल्टरनेटिव लिटरेचर जो है उसको अवार्ड्स दिए जाएँ या उसके बारे में लिखा जाए। मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया की। तो वो भी आपके अधिकार जो है उसको अंडरमाइन करते हैं। और फिर बाकी पाठक, मतलब क्या आप जो कह रही थी कि पाठक और लेखक का रिश्ता बहुत एक तरह से, जिस तरह से आप कह रही थी, बहुत क्लोज भी है और इट्स वेरी स्पेशल और थोड़ा
पाठक क्या है, मैक्सिमम पाठक कौन है, वो है जो पॉपुलर लिटरेचर जिनको चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मिल रहा है उनको। जो कुछ और पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक दिक्कतें उनके लिए ज़्यादा हैं। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन वगैरह जो कहते हैं लोग, इसमें मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है। वो तो चेतन भगत भी कहते हैं कि हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया है लिटरेचर को। अब वो किस तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है, और अंग्रेज़ी में आप लिख रहे हैं तो क्या आप डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं वगैरह, वो तो खैर, तो मैं शायद मुद्दे से भटक रहा हूँ, बाद में फिर इसमें आएंगे, तो आप बाकी सवाल औरों से कीजिएगा। रवि जी एकदम आपने नब्ज पे उंगली रखी है कि डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेटाइजेशन तो हुआ है, लेकिन इस डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है सच में? क्या ये पाठक को या रीडर को या सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले किसी व्यक्ति को सच में क्या अपने विचार रखने, जेन्युइनली जो वो सोच रहा है वो रख पाने के लिए जगह देता है? सपोज दैट, मान लीजिए ये सच बात है कि अब ये हो गया है कि जैसे ममता जी राग दरबारी की बात कर रही थी, अभी राग दरबारी से हम एक कोटेशन लगा दें फेसबुक पे या इंस्टा पे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत सारे लोग उसमें से 80% जो कमेंट होंगे वो लिखे होंगे बहुत अच्छा, क्योंकि अभी भी अधिकार तो लिखने का मिला है, लेकिन उस लिखने के अधिकार का क्या होना है, और वो लिखने का अधिकार बेसिकली तय होता है, एक तरह से संचालित होता है फेसबुक द्वारा दिए गए विकल्पों में से एक चुनने से। तो जो विकल्प पॉप करते हैं, आप अक्सर रीडर क्या करता है, उनमें से कोई एक चुन के लगा देता है। इसी तरह से ये जो लोकतांत्रिकरण की बात है, उसमें पाठक जब आया साहित्य के भीतर में, राजेंद्र जी कि पाठक साहित्य के भीतर आ गए हैं, उनकी आवाज़ें सही बात है बहुत कम थीं, अब वो बोल सकते हैं, और आपस में बहुत सारे अलग अलग किस्म के विचार भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये विचार सच में पाठकों के विचार कहे जाएं? कितने वो पाठकों के विचार हैं और कितने उनके सामने उपलब्ध ऑप्शंस में से कुछ एक चुनने के उदाहरण हैं? राजेंद्र जी। एक तो मुझे लगता है कि पाठक के साथ हमारे यहाँ पहली जो अधिकार की समस्या है वो ये है, जो हमारे आम जन के साथ है, कि उसको सबसे पहले यह, उसको यह क्या अधिकार है उसे पता ही नहीं है। जैसे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें लोगों को यह नहीं पता है कि हमें डेमोक्रेसी से क्या चाहिए जी, होना चाहिए, हमें किस आधार पे, हमें हमारे अधिकार क्या क्या हैं, हम क्या क्या से चाह सकते हैं और हम इससे क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी जो अक्सर उनको एक पॉपुलिस्ट किस्म का ये देती है कि आप धर्म के नाम पे दे दिए, इसके नाम पे दे दिए, उसके नाम पे दे दिए। तो ये समस्या साहित्य में भी हो रही है या लेखन में भी हो रही है कि एक किस्म का, क्योंकि मैं ज़्यादा पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए पत्रकारिता के संदर्भ में बात करूँगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं इस पर फिर ये कहना चाहता हूँ, क्या पाठक का अधिकार है इस बारे में मैं ये नहीं कहना चाहिए, इस वक्त में कहना बहुत ज़रूरी है कि लेखक को क्या लिखना चाहिए। लेखक को क्या लिखना चाहिए, ये अधिकार लेखक के पास होना चाहिए, वो पाठक स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। ये इस वक्त इसलिए कहना ज़रूरी है कि अभी तरह तरह के दबाव हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, अरुण कोलटकर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत ग्रेट राइटर थे। अरुण ने मराठी में एक बहुत बड़ा, काफ़ी सारा गद्य लिखा है, वो गद्य छपा नहीं। अरुण की डेथ हो गई, अशोक शाणे भी शायद नहीं रहे। अशोक शाणे ने कहा कि यार वो गद्य छापने में बड़ी दिक्कत ये है कि इतना बवाल हो जाएगा, जबकि अशोक शाणे कोई कमर्शियल पब्लिकेशन नहीं थे। और वो आज तक अरुण का बहुत अच्छा गद्य को अरुण बात करते थे उसके बारे में अक्सर। एक बूढ़े आदमी थे जो कि क्राफर्ड मार्केट में सब्जी बेचते थे, बलवंत बुआ, जो 100 साल के होकर मरे। अरुण उससे बात किया करते थे और उनके सारे अनुभव थे उस ज़माने से लेकर कि मतलब अजीब अनुभव थे कि जैसे सबसे पहले हारमोनियम आया तो क्या हुआ। अच्छा, वो जो है वैश्याओं की वारी लेके पंढरपुर जाया करते थे बलवंत बुआ। तो एक तो उन्होंने मराठी में कविताएं लिखी उनको लेके, और एक उन्होंने गद्य लिखा बहुत सारा। वो गद्य नहीं छप पाया, कविता तो छप गई। जैसे मेरा एक मित्र अभी एक किताब लिखी है उसने, तो अंग्रेज़ी में, तो वो कह रहा था कि हमें परेशानी ये है कि लीगल जो उनका डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त। यार ये मत इसमें करो, इसमें ये हो जाएगा, ये मत करो, इस वक्त इतना डर है। तो इसलिए एक तो ये है कि पाठक को, लेखक को क्या लिखना चाहिए ये बात न की जाए। दूसरा, जो डेमोक्रेटाइजेशन की बात हो रही है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कंज्यूमर की बात करने लगे हैं। जैसे अखबार में हम जब पहले हमने शुरू किया था तब राजन माथुर थे, प्रभाष जी थे। प्रभाष जी या राजन माथुर के साथ मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया। वो कभी ये नहीं कहते थे कि हमारे पाठक को ये नहीं चाहिए। उनका हमेशा आइडिया रहता है कि पाठक को, हमारे पाठक का अधिकार है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में जाने। जैसे मुझे याद है नई दुनिया में पहला आर्टिकल जो लिखा था, इंदौर का अखबार है नई दुनिया, उसमें पहला लेख मेरा उन्होंने छापा था राजन माथुर ने, वो अमेरिकन पॉप आर्ट पे था, पॉप पेंटिंग पे। उन्हें कभी इस बात से ये नहीं थी। प्रभाष जी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि
ये विषय हमारे पाठक के लिए नहीं है। समस्या हो रही है कि मार्केट इतनी सारी चीज़ें तय किए जा रहा है कि उसमें ये डेमोक्रेटाइजेशन उतना नहीं है। जैसे सोशल मीडिया जो है, ये सही बात है कि वो डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है। सोशल मीडिया की अपनी एक पूरा तंत्र है, वो तंत्र जो है उसको चलाया जा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़, क्योंकि हम लोग हिंदी के लोग इस हिंदी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसके बीच ही मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदी का एक सांस्कृतिक पाठक जगत बन रहा है। जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि दलित लोग हैं, है ना, दलित आवाज़ें हैं या और स्त्रियां हैं, क्योंकि एक भाषा का जो सांस्कृतिक जगत होता है वो बनने में वक्त लगता है। जैसे आप देखिए उर्दू का वक्त का एक सांस्कृतिक जगत बना, और उर्दू भले ही ज़्यादा लोग जब पढ़ते नहीं थे, जब भारत में साक्षरता कम थी, तब भी उसका एक इतना बड़ा सांस्कृतिक दायरा था कि जब सिनेमा आया तो उसमें उर्दू के लेखक सब चले, क्योंकि वो पहचान बन गई थी। हिंदी की मुझे लग रहा है कि अब जाके पहचान सचमुच बनने लगी है। और क्योंकि दूसरा बात यह है ना कि कॉमर्स तो होगा, आप उसको क्या करेंगे, उसी में से अच्छा बुरा आता रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हिंदी का सांस्कृतिक, क्योंकि इसी दौर में एक माहौल बन रहा है, भले वो अब उसका आगे क्या होता है पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है सोशल मीडिया अभी जो है बहुत लंबे वक्त का खेल नहीं है, इससे भी लोग उबने वाले हैं, उब रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि पाठक, एक बड़ी समस्या हिंदी साहित्य में है कि साहित्य को या किसी भी तरह की भाषा के साहित्य को सबसे ज़्यादा सस्टेन करने वाली चीज़ होती है जिसको मैं कहता हूँ कि ऑरवेल जिसको कहते थे कि गुड बैड लिटरेचर, जो लोकप्रिय साहित्य जो कि अच्छा हो, वो सबसे ज़्यादा सस्टेन करता है, क्योंकि वहाँ से आदमी अच्छे साहित्य को जा सकता है। उसकी जगह अब हमारे यहाँ समस्या हुई है कि ऑडियो विजुअल मीडिया ने ले ली है। गुड बैड लिटरेचर का हमारे यहाँ बहुत कंज्यूमर नहीं है, या मतलब पाठक नहीं है। जैसे एक ज़माने आप देखिए धर्मयुग था, धर्मयुग में बहुत कहानियाँ छपती थी, जो कि धर्मयुग का एक स्तर था, उतनी कहानियाँ छपती थी, लेकिन उसमें निर्मल वर्मा भी आ जाते थे, तो लोग वहाँ से उन कहानियों से निर्मल वर्मा तक शिफ्ट कर जा सकते थे। अब ऐसी जगहें नहीं है। यह एक, क्योंकि जो लोकप्रिय साहित्य की जगह है वो आमतौर पे टीवी ने या OTT ने या इसने ले ली है। तो इसमें क्या होगा ये पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ बहुत। मैंने इसमें जो है, जब हिंदुस्तान में था तो मैंने साहित्य का पन्ना निकाला, काफ़ी दिन तक निकाला, और उसका ठीक ठाक मुझे लगता है कि उसका अच्छा ही रिस्पॉन्स होता था, लेकिन अब वो भी नहीं, कहीं नहीं है, साहित्य ही नहीं है, तो क्या होगा मुझे पता नहीं। शुक्रिया राजीव जी। एक बार और मुझे लगता है ममता जी की तरफ आते हैं। ये जो गुड बैड लिटरेचर की एक ज़मीन थी जो चीज़ रही है, और एक बात जो राजन जी कह रहे थे वो थोड़ा दिलचस्प, इस पर थोड़ा और मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ, मैं गलत ही होऊंगा, लेकिन जो रीडिंग हैबिट है, पढ़ने की आदतें, अब जब प्रिंट आया होगा तब भी इतना हाँ बीपा हुआ था कि बाप रे प्रिंट आ गया, अब तो पहुँचेगी नहीं किताब, और जो लोग साक्षर हैं उन्हीं के लिए है, एक महदूद कर दिया गया। मुझे लगता है कि थोड़ा नेट फ्रेंडली, नेट दुनिया से वाकिफ़ लोग हैं, उनकी रीडिंग हैबिट्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा और नए सिरे से सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि किताबें तो पढ़ी जा रही हैं, और जैसा आप सब लोग कह रहे हैं कि नए नए तबके भी शामिल हो रहे हैं, एक तरह से थोड़ा कठिन रीडर या ज़रूरी रीडर की तरह, तो उनके पढ़ने का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो किताब खरीदें, किताब पलटें और पढ़ें। ये भी संभव है कि वो स्निपेट में एक लेख कहीं से PDF में मिल जाए और उसको पढ़ के काम चला लें। तो ये जो बदलता हुआ परिवेश है, और ये जो गुड बैड लिटरेचर की एक जगह थी वहाँ से यहाँ तक, इस पर कुछ अगर आप। पूरे भारत में मैं कई जगह जाती हूँ साहित्य उत्सवों में, और मैंने देखा है कि जो ये लिट फेस्ट या साहित्य उत्सव है, इन्होंने हवा काफ़ी बदली है। पढ़ने की आदतों में भी बदलाव वो ला रही है, क्योंकि जब उत्सव में वो लेखकों से मिलते हैं तो सीधे वो उस स्टॉल पे जाते हैं और वो पूरे दामों पर किताब खरीदते हैं, चाहे डिस्काउंट मिले चाहे ना मिले। अभी अभी मैं रांची के झारखंड लिटरेचर फेस्टिवल से लौटी हूँ, और वहाँ मैंने देखा कि सत्याव्यास को देखकर सत्याव्यास की किताब की धूम मच गई। सब लड़कों ने लड़कियों ने वहाँ पर उसकी किताब खरीदी। हम इस चीज़ को की उपेक्षा नहीं कर सकते। आज लेखक को देखकर पाठक उद्वेलित होता है, जागृत होता है, पढ़ना चाहता है। जेरी पिंटो इतना बड़ा परफॉर्मर है, उसकी मैंने 600 रुपए की किताब खरीदी, एजुकेशन ऑफ यूरी, जो स्टार्ट होती है बिल्कुल उसके जन्म से, और वो स्पीकिंग टाइगर की किताब है। वो इतनी महंगी किताब है, मैं चाहती थी उस पर डिस्काउंट मिले, लेकिन कोई डिस्काउंट इतने पैसे का नहीं दिया भले आदमी ने। लेकिन वहाँ जो स्टोर था वहाँ वो किताब बिक रही थी उसकी। जेरी ने कहा कि मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुमने मेरी 6 किताबें राजकमल की खरीदी हैं तो मैं तुम्हारी खरीदूंगी।
तो मैंने खरीदी और उसने उसको ऑटोग्राफ किया। और जेरी पिंटो जिस तरह परफॉर्म कर रहा था, वो किताब हाथ में लेकर ऑडियंस के बीच में लॉन में चला जाता है और वो वहाँ पर तुकाराम की अभंग पहले मराठी में सुनाता है, कहता है सिंग विद मी, रिसाइट विद मी। सारी ऑडियंस, यंग लड़के लड़कियां वहाँ पर सब थे, स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हुए थे, विद्यार्थी सब उठ के गा रहे थे उसके साथ। उसके बाद वो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन सुना रहा था और वो खुद बात कर रहा था। उसने रवि सिंह की भी बात की वहाँ पर। उसने कहा मैं जानता हूँ, मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, मैं लेकर जाऊँगा। रवि सिंह बैठे होंगे उनके टेबल पे, इतना बड़ा गट्ठर होगा मैन्युस्क्रिप्ट का, वो कहेंगे इसको टॉप पे रख दो और वो जाने कब मेरा मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो वो अपनी ये समस्याएं हम लोग भी अपनी चिंताएं वहाँ शेयर करते हैं कि कैसे हमारी किताब पाठकों तक पहुँचे। क्योंकि पहले तो हम लिखते हैं, देखिए हमारा कारखाना एक वन मैन शो है, हम लोग अकेले बैठ के लिख रहे हैं, उसके बाद हम उसको टाइप करवा रहे हैं, उसके बाद हम उसे प्रकाशक की दया पर छोड़ रहे हैं। प्रकाशक जाने उसे कब छाप रहा है, कब वो पाठक तक पहुँचेगी, यानी कितनी फिल्टरिंग हो रही है, कितनी बार, इतनी बार में तो समझिए बिल्कुल माइक्रो फिल्टर हो जाती किताब, तब जाकर वो पाठक तक पहुँचती है। मैं पाठकों से उतनी निराश नहीं हूँ जितना आप कह रहे हैं, बाकी राजेंद्र धोड़पकर जी थोड़ा सा सहयोग करें और किताबों को थोड़ा चित्रात्मक बना दें तो मैं समझती हूँ कि किताब ज़्यादा पढ़ी जाए। आज अटेंशन, किसी का ध्यान खींचने के लिए आपको बहुत सी कारगुजारी करनी पड़ती है। अब जब तद्भव हम उठा के पलटते हैं तो पहले इनके कार्टून्स देखते हैं, साहित्यिक कार्टून्स देखते हैं राजेंद्र जी के। तो आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें कहीं अगर प्रिंट मीडिया में भी आ जाएं, और वो जो लोग सोचते हैं कि ये ऊपर से नीचे तक का ये पूरा पृष्ठ हमें पढ़ना पड़ेगा, जाहिर है रीडिंग हैबिट्स में इतनी सारी और चीज़ें हैं जो आपका ध्यान बटाते हैं। कहीं हंगामा चैनल चल रहा है, कहीं कार्टून नेटवर्क चल रहा है, कहीं कोई वेबसाइट का शो चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें आपका ध्यान बटाने के लिए, घर की खड़खड़ टिक टिक पिक पिक तो अलग है। तो आप सोचिए इस सब के बीच में हमें पाठक को जीतना है, और मैं सोचती हूँ कि पाठक को हम तभी जीत सकते हैं जब हमारी किताब सबसे पहले तो रीडेबल हो, यानी लेखक को एक अच्छा स्टोरी टेलर ज़रूर होना चाहिए। ये बात चाहे कितनी भी ओल्ड फैशन्ड हो, चाहे कितने भी नंबर आप स्टाइल को दीजिए, लेकिन आप कथ्य को, आप विषय को, आप थीम को नंबर कम नहीं दे सकते। क्योंकि अब तक जितने भी ग्रेट स्टोरी टेलर्स हैं, भले ही आप उन्हें मीडियोकर्स कह लीजिए, टॉमस हार्डी की किताब हम हाथ में लेते थे, खाना पाना नहाना सब भूल जाते थे, जब तक कि पूरा न हो जाए झूठ द ऑब्सक्योर या फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ऐसी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कहानी कहने का आपको ढब होना चाहिए। और आपने जो नाम लिए जितेंद्र जी, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ, वो हर एक के पढ़ने की किताबें नहीं हैं जिनके आपने नाम लिए, भले ही वो यंग राइटर्स हैं, लेकिन कहानी में या कथा में एक तर्क नाम की भी चीज़ होती है। पाठक को आप हमेशा बेवकूफ़ नहीं समझ सकते। पाठक का अधिकार है कि उसकी इंटेलिजेंस का, उसकी प्रबुद्धता का, उसकी बुद्धि का आप सम्मान करें। तो लेखक यूँ ही नहीं लिख सकता कुछ भी बेवकूफ़ी का सीन कि आप कुएं में कूद रहे हैं, उस समय भी आप रति क्रिया में लगे हुए हैं, ऐसी बेवकूफ़ी की बात आप नहीं लिख सकते, समझे ना। तो मैं ये मानती हूँ कि पाठक के जो अधिकार हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, और लेखक को भी एक अच्छी कहानी कहने की तमीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं कहा जा रहा मत कीजिए, जाइए जाके चाय बनाइए कमरे में। नहीं लिखा जा रहा अगर ज़बरदस्ती मत लिखिए। अभी बहुत अच्छी बात कही वाणी प्रकाशन के अदिति महेश्वरी, वहाँ पे उसने कहा मैं प्रकाशक के तौर पे क्या करती हूँ, 3 नंबर पेज, 5 नंबर पेज, 50 नंबर पेज और 90 नंबर पेज एक एक में पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा मैं मास्टर ट्रिक आपको बता रही हूँ, अगर वो पेज तक कहानी खींच ले गया लेखक, इसका मतलब छपने योग्य है। तो आप ये देखिए तो बात है, क्योंकि प्रकाशक को भी इस चीज़ का इल्हाम होता है कि इस किताब को छापने में उसका उतना पैसा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत निवेश करना पड़ता है। उसे श्रम का निवेश तो होता ही है, साथ ही साथ उसका धन का निवेश होता है, उसके समय का निवेश होता है। फिर उस किताब को उसे चलाना है, क्योंकि किताब आसानी से लोग खरीदते नहीं हैं। औरतें भी किताब पहले साड़ी खरीदेंगी, उसके बाद किताब खरीदेंगी, और दोनों के बीच में अगर चॉइस होगी तो वो साड़ी खरीदेंगी। तो किताब को आकर्षक बनाना बहुत कठिन काम है, और उसको सेलेबल बनाना बहुत बड़ी बात है। और मैं कहती हूँ साहित्य उत्सवों
के ऋणी होना चाहिए प्रकाशकों को कि वहाँ पर किताबें ऐसी झटाझट बिकती है, क्या चाट के ठेले पे भीड़ होगी, जो स्टॉल पे वहाँ पर बुक स्टॉल पे भीड़ होती है। जिस जगह मैं जाती हूँ, पटना में मैंने देखा अब भीड़ लगी पड़ी थी राजकमल के स्टोर में, समझिए। मेरी तो सारी किताबें आउट ऑफ स्टॉक हो गई वहाँ, मैं तो बहुत खुश हुई एक लेखक के रूप में। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, किताबें बिकेंगी तभी लेखक जो है जीवित रहेगा, सरवाइव करेगा वो, और तभी वो इतिहास में अपनी कोई जगह बना सकेगा, और तभी वो अगली किताब लिखेगा। क्योंकि पाठक जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। पाठक का सम्मान करना, पाठक की परवाह करना, पाठक क्या चाहता है, इस सब के बारे में लेखक को पता होना चाहिए। और इसके लिए वो अगर मास मीडिया तक भी जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पाठकों की कुछ किताबें हमेशा मम प्रिय होती है, कम प्रिय होती है और जनप्रिय होती है। शुक्रिया।